अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक और प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है एनामली डिटेक्शन सिस्टम। ये 3 या 4 वीडियोस का कम्बिनेशन होगी हमारी ये पूरी की सीरीज़। इसमें हम देखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और किस तरीके से आपने इन रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, किस सॉफ्टवेयर के ऊपर जाके आपने इसकी कोडिंग करनी है और आपकी हर एक रिक्वायरमेंट कैसे हमने फुलफ़िल करनी है। आपका जो प्रोजेक्ट है वो है एनामली डिटेक्शन सिस्टम इन ब्लॉकचेन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनामली होता क्या है, ब्लॉकचेन आपके पास क्या होती है। ठीक है, वैसे रियल वर्ल्ड में आप ब्लॉकचेन से वाकिफ़ ही होंगे। जैसे कि हम डिफरेंट कॉइन्स की माइनिंग करते हैं, लाइक पाई कॉइन हो गया, बिटकॉइन हो गया, इसके अलावा इथेरियम कॉइन हो गया, या इस तरीके के और भी छोटे मोटे कॉइन मार्केट के अंदर आ जाते हैं। जब हम इनकी माइनिंग करते हैं तो वो एक ब्लॉकचेन के ऊपर आपके माइन हो जाते हैं। ठीक है, तो इन ब्लॉकचेन के ऊपर आपकी डिफरेंट तरह की एनामलीज, जब हैकर आपका डेटा हैक करते हैं तो वो इन ब्लॉकचेन्स के ऊपर कुछ ना कुछ अपना अनयूजुअल ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, ब्लॉकचेन आपकी हमेशा ट्रांजैक्शन के अंदर होती है। इसमें आपका कोड होता है, इसमें आपकी डिफरेंट ब्लॉक्स होती हैं, उन ब्लॉक्स की आपके पास हाइट होती है, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस होती हैं, डिफ़िकल्टी वगैरह होती है, कन्फर्मेशन वगैरह होती है और टाइम स्टैम्प होता है। ठीक है, अगर तो इन कॉलम्स में से किसी एक कॉलम में भी कोई गड़बड़ होती है तो सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है कि ये वाली आपकी अनामली यहाँ पे आ गई है। अनामली का मतलब है कि आपका जो डेटा है वो एज़ यूजुअल से समथिंग डिफरेंट वहाँ पे कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, लाइक जिस तरह हमारे पास कुछ चार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो एक चार्ट जो होता है वो एकदम से ऊपर चला जाता है। ठीक है, फिर वो नीचे जाके यूजुअल वैसे ही अमल करता है जैसे पहले वो अमल कर रहा था। ठीक है, तो ये आपकी एक तरह की अनामली हो गई उस चार्ट के अंदर। ठीक है, ये सस्पिशियस एक्टिविटी आपकी अनामली होती है। हमें रीज़न बतानी पड़ती है कि किस वजह से आपका जो सिस्टम है या आपका जो चार्ट है वो एकदम से ऊपर चला गया है। ठीक है, अनामलीज आपके पास कुछ अब नॉर्मल डेटा होता है ब्लॉकचेन के अंदर जो आपकी ब्लॉकचेन को इफ़ेक्ट करता है, या अनयूजुअल एक्टिविटी होती है जो कि आपके माइनिंग सेशंस वगैरह को या आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर जो डेटा पड़ा होता है उसको इफ़ेक्ट करता है। अगर हम ब्लॉकचेन के ऊपर अनामलीज वगैरह की बात करें या हमारे प्रोजेक्ट में अनामली हम किस तरह से डिटेक्ट करेंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट है, देखिए बिटकॉइन का एक डेटा हमें दिया हुआ है टीचर ने, तो इस डेटे के अंदर अनामलीज वगैरह बहुत कम मिलेंगी आपको, या तो मिलेंगी ही नहीं या तो बहुत कम मिलेंगी। ठीक है, इसलिए हमारा जो प्रोजेक्ट है टीचर ने इसमें कहा हुआ है कि आपने अनामलीज को इंजेक्ट करना है, खुद से अनामलीज क्रिएट करनी है ताकि आपको पता चले कि अनामलीज होती क्या है, और उन अनामलीज को आपने डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड करके डिटेक्ट करवाना है, या फिर दिखाना है कि कौन सा मॉडल आपके अनामलीज वगैरह को सही तरह से डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बात करें तो अनामलीज वगैरह इसमें अनयूजुअल ट्रांजैक्शन जो होंगी, ये जो आपके पास अपना ये येलो आप कह लें या ऑरेंज डॉट वगैरह जो हैं, ये आपकी अनामलीज हैं। ठीक है, ये अनयूजुअल पैटर्न है। ये जो ब्लू आपके पास हैं ये वाली अनामलीज नहीं है, ब्लू डॉट जो वगैरह हैं। ठीक है, ये यूजुअल ट्रांजैक्शन में है, ये कभी ट्रांजैक्शन होती है कभी नहीं होती। ठीक है, इसको हम बर्स्ट अटैक भी कहते हैं। ठीक है, यानी ट्रैफिक के अंदर किस तरह से डेटा आपके यहाँ पे आ रहा है। वैसे हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे कोडिंग करते हैं तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपने यहाँ पे सारी की सारी कोडिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस लिंक के ऊपर जाना है, कॉपी करना है इस लिंक को, यहाँ पे जाके आपने पेस्ट करना है। तो ये कैगल का लिंक होगा आपके पास, और यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं डेटा सेट को। ठीक है, तो इसमें 14 कॉलम्स हैं। इन्होंने डेटा सेट का रिकॉर्ड भी बताया हुआ कि किस तरीके से आपका जो डेटा सेट है वो यहाँ पे अमल दरामद कर रहा है। ठीक है, वैसे ये डेटा सेट इतना पुराना नहीं है, 8 मंथ का पुराना ही है, और इसके ऊपर किसी ने अभी तक कोडिंग नहीं की हुई। हमारे टीचर ने भी छान के ही डेटा हमें दिया है ताकि हमें कहीं से हेल्प ना मिल सके। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ता है कि आपके डेटा सेट के अंदर क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके डेटा सेट के अंदर जो कॉलम्स हैं उनमें टाइम स्टैम्प है। वो कहता है द डेट व्हेन द ब्लॉक वाज एडेड टू द ब्लॉकचेन, ये आपका टाइम स्टैम्प, उसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने कर दिया है। वेट मीन इसमें आपका एक कॉलम है। वेट मीन आपकी एवरेज वेट होता है ब्लॉक्स का। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग द साइज ऑफ ब्लॉक इन वेट यूनिट्स। डिफ़िकल्टी मीन आपका होता है, डिफ़िकल्टी मीन यानी कितने सेशन के अंदर आपका ब्लॉक माइन हुआ है, न्यू ब्लॉक। ठीक है, रिवार्ड मीन आपके पास है कि कितनी आपको ब्लॉक आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर ऐड हुए हैं माइनिंग के बाद। ट्रांजैक्शन सम है आपका, द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड इन द ब्लॉक। ठीक है, यानी जब माइन होता है ब्लॉक तो कितनी ट्रांजैक्शंस या कितनी मतलब अगर आप पाई कॉइन के हवाले से देखें तो रोज़ माइन करें आप
ठीक है, तो रोज़ कितनी परसेंटेज आपके अकाउंट में आ रही है, ये ट्रांजैक्शन सम होता है आपके पास। Witness sum, the total size of witness data which includes information used to verify transaction in SIGWIT यानी segregated witness blocks. Input sum है the total amount of bitcoin input into the transaction within the blocks. Output sum है, ठीक है। इसी तरह मार्केट कैप भी है, यानी मार्केट किस रेट पे ओपन हुई है और किस रेट पे क्लोज हुई है। आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, जब आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड डेटा एज जिप करेंगे, ठीक है। 254 KB का डेटा है आपके पास, तो इसको आपने रीनेम कर लेना है। हमने पहले ही इसको डाउनलोड किया हुआ है, हमारे पास जो डेटा है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है, जिसमें हमारा टाइम स्टैम्प है। जैसे कि ये 28 जुलाई को आई थिंक हमारे पास एक डेट है, इसमें हमारा जो वेट मीन है वो इतना है, डिफ़िकल्टी आपके पास ये वाली है, ठीक है। रिवार्ड मीन आपके पास ये है, ट्रांजेक्शन्स आपके पास जो हैं वो 54,392 हैं। विटनेस सम आपके पास है, इनपुट सम है, मार्केट कितने पे ओपन हुई थी और ट्रेड कितने पे क्लोज हुई है, ये आपकी यहाँ पे आपके पास सारे का सारा डेटा सेट आएगा, ठीक है। जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट इसमें थी, उसमें हमने डेटा को लोड करवाना था और डेटा को प्री प्रोसेस करवाना था। तो हमने आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ऊपर से फाइल्स दी होंगी, ठीक है। यानी कुछ बच्चों का प्रोजेक्ट हमने गूगल कोलैब के अंदर बनाया होगा, कुछ बच्चों का प्रोजेक्ट हमने पांडा अपना आप कह लें कि जुपिटर नोटबुक के अंदर बनाया होगा, और कुछ बच्चों का प्रोजेक्ट हमने कैगल के ऊपर बनाया होगा, क्योंकि हमारे पास कोई 5 या 6 बच्चों के ग्रुप बने हुए हैं, 10-12 बच्चे हमारे पास ये जाके बनते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे जो इजी मेथड है आप लोगों को समझाने के लिए, हम यहाँ पे गूगल कोलैब का यूज़ करेंगे। आपने सर्च करना है गूगल कोलैब, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास गूगल कोलैब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपने पहले ही लिंक पे क्लिक करना है और ये आपके पहले ही लिंक पे आ जाएगा गूगल कोलैब, ठीक है। जब ये लिंक आपके पास ओपन हो जाए, इसके बाद आपने इसके अंदर जाना है और यहाँ पे वैसे हमने आपको फ़ाइल्स दी होंगी, आपने यहाँ पे ब्राउज़ फ़ाइल करना है और अपनी जो भी फ़ाइल हमने आपको दी हो वही फ़ाइल यहाँ पे आपने अपलोड करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक न्यू फ़ाइल को क्रिएट करते हैं और ये वैसे थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ से, क्योंकि सेशन वगैरह इसके कनेक्ट होते हैं इस वजह से। तो जब आप न्यू फाइल के ऊपर जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी फ़ाइल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सर्वर है वो यहाँ से कनेक्टिंग स्टार्ट होना हो जाएगा। आपने इंटरनेट कनेक्शन ज़रूर रखना है, क्योंकि जितना फास्ट इंटरनेट होगा आपके पास, इतनी फास्ट आपके पास ये गूगल कोलैब यहाँ पे रन होगा। गूगल कोलैब या कैगल वगैरह भी रन होगा, यानी जिस मॉड्यूल पे या जिस सॉफ्टवेयर या वेबसाइट पे आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है, उन्हीं वेबसाइट्स पे आपकी ये फाइल्स चलेंगी, ठीक है। तो ये कनेक्ट होने देते हैं हम। यहाँ से थोड़े टाइम बाद ये आपका कनेक्ट हो जाएगा, आपका जो भी गूगल कोलैब रिपोजिटरी है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले आपने इसको रीनेम कर लेना है प्रैक्टिस के लिए, तो हम इसको रीनेम कर लेते हैं लेक्चर अनैमली प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये आपके पास सेव हो जाएगी आपकी गूगल ड्राइव के ऊपर। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने यहाँ पे अपना जो डेटा सेट है वो यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो हम डेटा सेट यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा टाइम ये भी लेगा इंपोर्टिंग में। तो यहाँ पे पहली जो रिक्वायरमेंट आपके पास है, टीचर ने हमें कहा हुआ है कि डेटा को लोड करना है। द सिस्टम विल लोड द बिटकॉइन ब्लॉकचेन डेटा कंटेनिंग ट्रांजैक्शन डेटा एंड रेलिवेंट ब्लॉक इंफॉर्मेशन। It will pre-process the dataset by cleaning, transformation and handling missing values or inconsistencies, ठीक है। तो जो पहला हम देंगे यहाँ पे, सबसे पहले मॉड्यूल्स या लाइब्रेरीज़ वगैरह को हमने इंपोर्ट करवाना होता है। जो चीज़ें हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे उसके लिए सबसे पहले हमारे पास, जब भी किसी पाइथन में हम किसी फ़ाइल के साथ एक्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी यूज़ होती है, पांडास लाइब्रेरी, ठीक है। उसके बाद नमपाई की एक लाइब्रेरी हमारे पास यूज़ होती है, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट तरह की लाइब्रेरी जैसे कि मैटप्लॉटलिब आपके पास एक लाइब्रेरी यूज़ होती है, जो यहाँ पे टीचर ने भी लिखी हुई है। स्काई किट लर्न हमारे पास एक लाइब्रेरी यूज़ होती है। तो बारी बारी हम इनको इंपोर्ट करते जाते हैं, ठीक है। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है। ये पांडास लाइब्रेरी जो आपकी है वो आपके डेटा सेट के साथ अपना ये 3 लाइब्रेरीज़ वैसे यहाँ पे आ गई हैं।
पांडास लाइब्रेरी आपकी डेटा आपके डेटा सेट के साथ एक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आपका जो डेटा सेट है वो आपकी एक CSV फाइल है, इसमें ये सारे के सारे कॉलम्स को हमने पांडास लाइब्रेरी के अंदर चेंज करना होता है, एक डेटा फ्रेम बना लेना होता है। ठीक है। इंपोर्ट नमपाई आपकी अपना ये जो आपके टेक्स्ट वगैरह होता है इनको अरे के अंदर 1 2 3 4 यानी इंटीजर अरे के अंदर चेंज करने के लिए यूज़ होता है। मैटप्लॉटलिब आपका प्लॉट्स वगैरह जनरेट करने के लिए बनाने के लिए यूज़ होता है। सी बॉर्न लाइब्रेरी आपकी जो होती है ये आपकी आगे चलेंगे जब हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे तो उसके प्लॉट्स वगैरह को जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ या लाइब्रेरी हमने यूज़ करनी है फ्रॉम sklearn। यहाँ से हमने लाइब्रेरी यूज़ करनी होती है इंपोर्ट टेस्ट एंड ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे टैब पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ही आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ट्रेन और टेस्ट को हमने यहाँ पे यानी डेटा को हमने दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेना होता है। एक हमारा ट्रेनिंग के अंदर कुछ परसेंटेज हमारी चली जाती है, कुछ परसेंटेज हमारी टेस्टिंग के अंदर चली जाती है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में हम एक और चीज़ का भी यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है, ये भी हमारी एसके लर्न से ही हमारे पास इंपोर्ट होती है फ्रॉम एसके लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, और यहाँ पे हमने इंपोर्ट करवाना होता है स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। दोबारा से हम इसको इंपोर्ट करवाते हैं, एंटर पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास स्टैंडर्ड स्केलर आ गया। ठीक है, इसी तरह एक और चीज़ भी आपके पास यूज़ होती है। ठीक है, जो डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर लगता है स्पोर्ट वेक्टर क्लासीफायर। ठीक है, ये मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिदम आपके पास होता है। ठीक है, ये जब हम XG बूस्ट बूस्ट एडा बूस्ट या SVM वगैरह इसको देखेंगे ना, जो टीचर ने यहाँ पे हमें डिफरेंट मॉड्यूल्स वगैरह बताए हुए हैं, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, इनके साथ हमारा ये SVM यूज़ होता है। तब हम आपको बताएंगे कि SVM कहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, फ्राम ये भी हमारा sklearn से इंपोर्ट होता है, फ्राम sklearn डॉट SVM। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड वेक्टर मशीन इंपोर्ट SVC। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद फिर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह इन्होंने खुद ही दे दी है, ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। एक्यूरेसी हो गया, कन्फ्यूजन एक्यूरेसी स्कोर, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। इसके बाद रिकॉल जो टीचर ने हमें कहा हुआ है। ठीक है, ये रिकॉल स्कोर आपके पास आ जाएगा, प्रिसीजन आपके पास आ जाएगा, F1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा F1 स्कोर। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास आ गई। और इसके बाद एक और चीज़ भी हमें यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, और वो वाली जो चीज़ है यहाँ पे हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। डिफरेंट मॉडल्स हमने इंपोर्ट करवाने होते हैं, जैसे कि हमारे पास 4 मॉडल यहाँ पे टीचर ने कहे हुए हैं, वो का 4 कौन से हैं? एक्सपोर्ट वेक्टर मशीन है, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल है आपके पास, ये क्लासीफायर है, एडा बूस्ट मॉडल है, XG बूस्ट मॉडल है। ठीक है, या XG बूस्ट क्लासीफायर है। तो यहाँ से हम इनको भी इंपोर्ट करवा लेते हैं ताकि जो भी चीज़ हमने इंपोर्ट करनी है हम यहाँ पे इंपोर्ट करवाते रहें। ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट इन असेंबल इंपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट, यहाँ पे आपने इंपोर्ट करवाना है। ठीक है, और इसके बाद आडा बूस्ट क्लासीफायर है, ये आपके पास आना चाहिए। इसके बाद आपको फ्रॉम XG बूस्ट भी आपने यहाँ पे क्लासीफायर देखना है। ठीक है, डिसीजन ट्री का वैसे हमें ये हवर करवा रहा है, डिसीजन ट्री यहाँ पे टीचर ने नहीं कहा हुआ। टीचर ने यहाँ पे कहा हुआ है कि आपने XG बूस्ट मॉडल यहाँ पे देखना है, तो XG बूस्ट इंपोर्ट XGB क्लासीफायर। ठीक है, ये आपकी लाइब्रेरीज आ गई, हर लाइब्रेरी का यूज़ हमने आपको बता दिया है। दूसरा था कि आपने अपने डेटा सेट को रीड करना है। ठीक है, डेटा सेट को रीड करने के लिए आपके पास एक फंक्शन होता है रीड अंडरस्कोर CSV। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, फाइल अंडरस्कोर पाथ का वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम अपनी फ़ाइल का पाथ स्टोर करवाएंगे। हमारे जो फाइल का पाथ है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपने यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, कॉपी पाथ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका पाथ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी पाथ को हमने रीड करना है, DF का मतलब होता है डेटा फ्रेम। ठीक है, PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV
ये रीड अंडर स्कोर CSV आपके पास CSV फाइल्स को अपना रीड करने के लिए या उनको ओपन करने के लिए आपके पास फंक्शन है। यहाँ पे PD वही है आपके पास, PD का मतलब है पांडास, ठीक है। हमने पांडास को PD के तौर पे यहाँ पे लिया हुआ है, यानी उसको अपना नाम प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। इसको आपने सबसे पहले रीड कर लेना है। तो यहाँ पे फिर df डॉट आपके पास एक हेड फंक्शन होता है। इसका मतलब होता है कि अगर तो आपका यहाँ पे सही तरह से पाथ यहाँ पे रीड हो गया है डेटा सेट, df डॉट हेड का मतलब होता है कि आपके जो डेटा सेट के अंदर पहले 5 कॉलम्स है वो यहाँ पे आपने डिस्प्ले करवाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले 5 कॉलम्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है, जिसमें टाइम स्टैम्प आपके पास आ जाएगा, वेट मीन, ये सारे के सारे आपके पास यहाँ पे कॉलम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम्स वगैरह भी आपके पास आ जाएंगे। इसके बाद हमें देखना होता है कि हमारा डेटा सेट की इन्फो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं df डॉट इन्फो हमारे पास फंक्शन होता है। इसी तरह df डॉट डिस्क्राइब का भी हमारे पास फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे इन्फो का फंक्शन चलाएंगे, इसमें हमें पता चल सकेगा कि हमारे अपना डेटा टाइप इनकी क्या है, जितने भी हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स वगैरह यूज़ हुए पड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे वैसे df डॉट कॉलम्स लिखेंगे आप, ठीक है। तो COLUMNS, ठीक है। तो ये आपके कॉलम्स सारे के सारे आ जाएंगे। इसमें अगर देखें तो हमारे कॉलम्स के अंदर यहाँ पे स्पेसेस वगैरह हैं, जैसे कि वेट मीन, वेट स्पेस मीन है, डिफ़िकल्टी स्पेस मीन है, रिवार्ड स्पेस मीन है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होती है कि इनमें जितने भी आपके पास स्पेसेस वगैरह हैं, सबसे पहले उनको आपने रिमूव करना है। दूसरा आपके पास यही होता है कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू है, टीचर ने भी यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि डेटा क्लीनिंग कैसे करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, ठीक है। हैंडल मिसिंग वैल्यूज़, कोई मिसिंग वैल्यूज़ है या इनकन्सिस्टेंसीज हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वही करेंगे, डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे। डेटा को कैसे हम प्री प्रोसेस करेंगे वो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम इन्हीं कॉलम्स को रीनेम करेंगे जो यहाँ पे स्पेसेस वगैरह यहाँ पे आई हुई हैं। तो इनके लिए हमारे पास हम स्ट्रिप का एक फंक्शन होता है आपके पास, ठीक है। स्ट्रिप ये पाइथन बेसिक्स के अंदर हमने आपको समझाया होगा, आई थिंक जब हमने अरेज वगैरह के साथ काम किया होगा। df डॉट यहाँ पे कॉलम्स, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे df डॉट कॉलम्स डॉट str, यानी आपके जो कॉलम है वो स्ट्रिंग के अंदर है, डॉट स्ट्रिप का ये फंक्शन है आपके पास, ठीक है, डॉट str, ठीक है, डॉट रिप्लेस। इसको हम समझाते भी हैं कि किस तरीके से आपका ये जो कॉलम है वो रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, स्ट्रिप फंक्शन की मदद से। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जहाँ पे स्पेस हो आपकी वो रिप्लेस हो जाए अंडरस्कोर के साथ, ठीक है। ये आपके पास अंडरस्कोर आ जाएगा। हमने अपने df डॉट कॉलम्स को लिया है, यानी अपने डेटा सेट के अंदर से जितने भी हमारे कॉलम्स हैं, ये वाले कॉलम्स हैं। कॉलम्स हम इनको कहते हैं जो डेटा हेड होंगे इनके, ये वाले कॉलम्स, जैसे टाइम स्टैम्प है, वेट मीन है, डिफ़िकल्टी मीन है, रिवार्ड मीन है, ये स्पेसेस आ रही है इनके बीच में अगर देखें तो, ठीक है। हमने यहाँ पे स्ट्रिप फंक्शन की मदद से रिप्लेस किया हुआ है स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमने स्पेस को रिप्लेस करवाया हुआ है अंडरस्कोर के साथ। जब हम ये चीज़ चलाएंगे, ठीक है, और ये हमारे पास रन होके आ गई। यहाँ पे आप यहाँ पे भी क्लिक करके रन करवा सकते हैं, या फिर इसी के अंदर दें और यहाँ पे कंट्रोल एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेल आपका यहाँ पे स्टार्ट होने अपना रन होना स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा से हम यहाँ पे लिखते हैं df डॉट कॉलम्स। तो देखते हैं कि हमने रीनेम जो किए हैं वो यहाँ पे हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पे हमारे कॉलम्स वगैरह रीनेम हो गए हैं, ठीक है। तो सक्सेसफुली हमने प्री प्रोसेस कर लिया है पहले तो कॉलम्स को। दूसरा, टाइम स्टैम्प एरर देता है हमारे डेटा सेट के अंदर, क्योंकि ये जो टाइम स्टैम्प है ये डिफरेंट कम्बिनेशन का बना होता है। हमें नहीं पता कि पूरे डेटा सेट के अंदर हमारे पास जो टाइम स्टैम्प है वो एक सीक्वेंस में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे df, और df यानी डेटा फ्रेम के अंदर हम एक कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं जो हमारा कॉलम है टाइम स्टैम्प का, ठीक है। इसने हावर भी दे दिया हमें, इज़ इक्वल टू, इसको हमने कन्वर्ट करना होता है। ये जैसे आ गया pd टू अंडरस्कोर डेट टाइम, और यहाँ से डेटा फ्रेम में से हम टाइम स्टैम्प ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें से अगर कोई एरर्स वगैरह होंगे तो उन एरर्स वगैरह को हम यहाँ पे रिमूव करा देंगे। उसके लिए हमें एक वेरिएबल देना पड़ना होता है, एरर्स इज इक्वल टू कोहिर्स, ठीक है।
तो इसको हम रन करवाते हैं, जो टाइम स्टैम्प है आपका वो ठीक हो जाएगा, यानी एक ही सीक्वेंस के अंदर आ जाएगा। अभी हम दोबारा से अपने डेटा सेट को यहाँ पे रीड करते हैं। तो आपका जो डेटा सेट है वो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको देखा था कि इसमें जो स्पेसेस वगैरह हैं वो यहाँ से हमारी अंडरस्कोर के साथ चेंज हो गई हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो टाइम स्टैम्प है आपका वो यहाँ पे हमने ठीक करवा लिया है। तीसरा जो आपके पास मेथड होता है वो ये होता है कि कोई नल वैल्यू है, ठीक है, तो उन नल वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे हैंडल करवाना होता है, या फिर कोई मिसिंग वैल्यू है, उन मिसिंग वैल्यूज़ को आपने अपना क्या करवाना होता है, अपना आप कह लें कि या तो रिमूव करवाना होता है या फिल करना होता है किसी अप्रोप्रिएट वैल्यू के साथ, ठीक है। तो मिसिंग वैल्यूज़ को हम देखते हैं डी एफ डॉट फिल एन ए का आपके पास एक फंक्शन होता है, ये जो फिल एन ए, ठीक है, यानी फिल नल वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पे हम फिल करवा रहे हैं डी एफ डॉट मीडियन, ठीक है। इनमें से हम ले रहे हैं कि कौन सा करेक्टर हमने लेना है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली, ये आपके पास इज इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पे आपने इन लिख देना होता है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो इसमें हम करवा क्या रहे हैं कि कोई भी अगर आपके पास न्यूमेरिक करेक्टर में मिसिंग वैल्यू है तो उसको आपने रिप्लेस करवा देना है किसी न किसी न्यूमेरिक करेक्टर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं और ये भी आपके पास सक्सेसफुली एग्जीक्यूट यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे फिर एक और भी आप देख लें कि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ कितनी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डुप्लीकेट का सम ले रहे हैं, ठीक है। इसको एंटर करें तो सम फंक्शन की मदद से हम सारी की सारी अपने डेटा फ्रेम के अंदर देखेंगे कोई वैल्यू डुप्लीकेट है या नहीं, ठीक है। तो इन डुप्लीकेट वैल्यूज़ का आप यहाँ पे सम ले रहे हैं, तो हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ का सम 0 है, यानी कोई भी हमारी जो वैल्यू है वो डुप्लीकेटेड नहीं है। अगर तो वैल्यू हमारी डुप्लीकेटेड होती तो यहाँ से हम उसको भी रिमूव करते। तो यहाँ तक हमारी जो फर्स्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे पूरी हो गई है कि हमने डेटा को लोड भी किया है सबसे पहले, जिसमें हमने अपना रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन की मदद से फाइल पाथ को यानी अपने डेटा सेट को रीड किया हुआ है। इसके बाद हमने यहाँ पे कॉलम्स वगैरह को यहाँ पे इनको प्री प्रोसेस किया है, फिर हमने ये सारे के सारे कॉलम्स को प्री प्रोसेस किया है। इसके बाद टाइम स्टैम्प जो है उसको हमने एक अपना पांडास के डेटा फ्रेम के अंदर जैसे टाइम स्टैम्प चाहिए होता है उसमें कन्वर्ट किया है हमने, ठीक है। और तीसरा हमने यहाँ पे नल वैल्यूज़ को यहाँ पे हमने रिप्लेस करवाया है किसी न किसी करेक्टर के साथ, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी हमने चेक किया है कि हमारी अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं, तो हमारे यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं थी। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकेंड अपने यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखेंगे जिसमें हम अनामलीज वगैरह को इंजेक्ट करेंगे, ठीक है।